हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वर्क स्टडी को। और वर्क स्टडी के अंदर 4 तरह के स्टडीज़ आते हैं और आज के इस वीडियो में हम चारों स्टडीज़ का डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दैट्स वाई आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आप 100% अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इससे पहले कि हम आज के वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ वर्क स्टडी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको वर्क स्टडी का डिटेल में एक प्रेजेंटेशन दिखाया है। वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडीज़ हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा जाना, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क स्टडी मेन स्टडी है और उसके अंदर 4 अलग अलग इंडिविजुअल स्टडीज़ होते हैं सो दैट कि आप उसका एरिया समझ सकें। ठीक है, अब आते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मेथड स्टडी, ये 4 जो आप देख पा रहे हैं, इन सभी को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक। नाउ वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे चारों का स्टडी करना। तो आप इस पहले सामने आने वाले इस GIF को देखकर पता लगाइए कि कौन सी स्टडी हो सकता है। तो ये है आपका टाइम स्टडी। तो आइए वन बाय वन इसके वेरियस पॉइंट्स डिस्कस करते हैं टाइम स्टडीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। टाइम स्टडी इज़ द टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कर ऑफ एवरेज स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीट अ स्टैंडर्ड टास्क। किसी स्टैंडर्ड टास्क को पूरा करने के लिए एक एवरेज स्किल एंड नॉलेज वाले किसी वर्कर को कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, इसे डिसाइड करने के लिए जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं वो है हमारा टाइम स्टडी। नेक्स्ट जानेंगे इसका पर्पस, जो केस स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। टाइम स्टडी सर्व्स मैनी पर्पसेज एज स्टेटेड बिलो एंड द फर्स्ट पर्पस इज टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वेज। ठीक है, पर डे वेज कितना होगा उसको डिसाइड करने के लिए इसको हम स्टडी करते हैं। देन टू डिटरमाइन टोटल लेबर कॉस्ट, अगर आपको जानना है किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा तो उसके लिए आप इसकी स्टडी करते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, और ये जो अभी आपने देखा थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो नंबर ऑफ वर्कर्स को एस्टिमेट करना। तो ये होता है हमारा, जैसा आप हम सब जान रहे हैं कि हम टाइम स्टडी पढ़ रहे हैं तो यही है। ठीक है, एंड देन फोर्थ वन टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, और फिर साथ साथ सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स को डिसाइड करने के लिए भी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये है कुछ पर्पसेस जो आपके केस स्टडी को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देन अब जानेंगे हम प्रोसेस, टाइम स्टडी कैसे किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि स्टॉप वॉच, ये देख रहे हैं आप इमेज, स्टॉप वॉच का इसमें खास इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या है ये। अ वर्कर विथ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी इज सेलेक्टेड एंड एन एक्सपर्ट ऑब्जर्व्स हिम विथ अ स्टॉप वॉच। आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच को मैंने हाईलाइट किया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपके MCQ वाले पार्ट्स में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा टूल यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये है स्टॉप वॉच। टू डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय हिम इन कंप्लीटिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, तो किसी भी जॉब के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को पूरा करने में उसने कितना टाइम लगाना होता है उसको पता लगाने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। Thus, by using time measuring devices for each element of task, the standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings. कई बार रीडिंग्स करके हम उसके बाद एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लेते हैं उसका। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग द टाइम स्टडी। नाउ नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं ना, मीनिंग है, पर्पस है, प्रोसेस है एंड देन कम्स टू एग्जांपल। इसी क्राइटेरिया पर हम आज के चारों मेथड्स को डिस्कस, वर्क स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जांपल देखिए क्या है। द क्लासरूम फर्नीचर ऑफ द सीनियर सेक्शन ऑफ योर स्कूल नीड्स टू बी पेंटेड।
तो आप मान लीजिए कि आपके सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के जितने फर्नीचर है उसको पेंट करना है, एंड लेट अस अज्यूम दैट वन वर्कर इज एबल टू पेंट 10 डेस्क इन 1 डे। और आप मान लीजिए कि एक वर्कर जो होता है वो 10 डेस्क को एक दिन में पेंट कर सकता है। देयर आर 500 डेस्क टू बी पेंटेड, और 500 डेस्क है जिसको पेंट करना है। If the contractor plans to complete the work in 5 days, then the number of employees to be employed per day will be calculated as follows। तो अब अगर आप मान लो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो आप ही वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने प्लान किया है कि आप ये सारा पेंटिंग का काम 5 दिनों में पूरा करना चाहोगे, तो आपको पर डे कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे सो दैट कि आपका वर्क कंप्लीट हो जाए विद इन 5 डेज। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, 500 डिवाइडेड बाय, ये पहला स्टेप है, 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। 500 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेस्क, और 10 इंटू 5 क्या है आपका, 10 डेस्क पर डे हमारा जो है एक वर्कर कर सकता है, और 5 दिनों के अंदर करना था इसलिए इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा टोटल 10 वर्कर्स। तो आप अगर 10 वर्कर इसी सेम स्किल्स के लगाते हो तो आप 10 वर्कर के साथ अगले 5 दिनों में अपना सारा टास्क पूरा कर सकते हो। If the wages of one worker amounted to ₹200 per day, और अगर पर डे पर वर्कर का वेजेस हम ले लें जो कि ₹200 पर डे है, then total labor cost per day can be computed as ₹200 into 10, that is ₹2000। तो इस तरह से 10 वर्कर होंगे, ₹200 पर वर्कर पर डे है, तो ₹2000 पर डे हो जाएगा टोटल कॉस्ट आपका। एंड 5 दिन में आपको कंप्लीट करना था, तो टोटल आपका लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2000 into 5, दैट मीन्स ₹10,000। इन दिस वे यू कैन असरटेन योर टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर वर्क। ठीक है ना। तो ये था आपका एक प्रॉपर एग्जाम्पल टाइम स्टडी के लिए। चलिए आइए देखते हैं अब अगला अपना नेक्स्ट स्टडी। इमेज से पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सी स्टडी हो सकता है ये, एंड होप सो सब लोग समझ ही गए होंगे। दिस इज फटीग स्टडी। नाउ आते हैं फिर से एक बार 1 by 1 उसी तरीके से, पहले आते हैं मीनिंग पर। ठीक है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन अ कंप्लीटिंग टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को कितनी बार और कितने समय का ब्रेक दिया जाए उसको पता लगाना ही होता है टाइम स्टडी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्पस। This technique helps in increasing productivity as the rest intervals will help a person to regain stamina and work again with same capacity। हम सभी ह्यूमन बींग्स में ये कॉमन टेंडेंसी होती है, कंटिन्यूअस वर्क करने के बाद एक टाइम के बाद हम सभी लोग थक जाते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, एंड देन हमें एक ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक अगर ना मिले तो हम लोग अपनी पूरी एनर्जी, पूरे स्किल्स एंड नॉलेज के साथ वो काम नहीं कर सकते। सो जैसे ही हम ब्रेक लेते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, तो सारा स्टेमिना रीगेन हो जाता है और हमारे सारे फुल कैपेसिटी से हम दोबारा अपने वर्क को रिज्यूम कर पाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है इसका देखिए, इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट that after working for a certain number of hours, the workers are likely to feel tired and would like to take a break for food, restrooms, etc। तो ये वर्कर्स है कि वो सारे ह्यूमन बींग्स के लिए कॉमन है कि एक लगातार समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को थका हुआ फील करते हैं और उनको एक ब्रेक चाहिए जिसमें वो फूड, अपना ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी लें और साथ साथ रेस्ट भी करें। Therefore, by taking into consideration the nature of work, appropriate rest interval should be prescribed। नेचर ऑफ वर्क को समझते हुए उनको अप्रोप्रिएट ब्रेक देना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। अब आप फिर देखिए, मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। तो दोनों टर्म्स में आपको अपने इंटरवल्स को सोचना है कि कितनी बार देना है, एक बार देना है दिन में कि 2 बार या 3 बार, फिर ड्यूरेशन कितने देर का वो ब्रेक होगा। इन केस the work is labor intensive, then by providing the frequent small pause, the workers their energy level can be recharged for optimum contribution। जैसे आप सभी लोग क्रिकेट मैच अगर देखते हैं तो उसमें प्रॉपरली आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। एक क्रिकेट मैच में 5 दिन का एक टेस्ट मैच होता है, उसमें से हर दिन आप देखते हैं पहले होता है हमारा पहला लंच ब्रेक, लंच के बाद टी ब्रेक होता है ना। तो इस तरह से 3 सेशन में आपका एक दिन बांटा गया होता है। और आप खुद सोच लीजिए, 90 आवर्स के क्रिकेट मैच को एक दिन कंडक्ट कराने के लिए कंटिन्यूअसली नहीं करवाया जाता है, 3 बार सेशन करवाते हैं, 2 ब्रेक दिए जाते हैं, और वो ब्रेक आप सभी को मालूम है कितने ड्यूरेशन के होते हैं, और वो इसीलिए ताकि वो अपने पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से खेल सके। क्लियर, ये हो गया प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल की तरफ।
जो मैंने अभी क्रिकेट का एग्जांपल लिया आप वो भी ले सकते हैं, हावेवर मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है और उसी एग्जांपल को कंटिन्यू लेते हुए पिछले एग्जांपल को, बाय कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस एग्जांपल वी अज्यूम दैट द वर्किंग आवर ऑफ द वर्कर इज फ्रॉम 8 AM to 6 PM। तो पिछले एग्जाम्पल के हम कंडीशन को लेते हैं, पेंटिंग वाला एग्जाम्पल, और मान लेते हैं कि वर्कर्स का जो वर्किंग आवर्स है वो 8 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का है। अकॉर्डिंग टू फटीग स्टडी दे मे बी गिवन टू ब्रेक एट 1 PM फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो स्टडी करके आपने डिसाइड किया है कि आप 1 बजे उनको 30 मिनट का ब्रेक देंगे एंड एट 4 PM फॉर 15 मिनट्स, और फिर 4 बजे एक और ब्रेक देंगे 15 मिनट के लिए। हेयर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक इज 45 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं 2 बार आपने ब्रेक दिया, एक बार दिया है आपने 30 मिनट्स का और एक बार दिया है 15 मिनट्स का, तो इन टोटल आपने 45 मिनट्स का ब्रेक दिया और एक 2 बार आपने फ्रीक्वेंसी रिपीट किया। तो इस तरह से आपने स्टडी करके इसे डिसाइड किया, जो वर्कर्स के कैपेसिटी को बार बार बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है और बेस्ट वे है। ठीक है, सो आइए अब आते हैं अपने थर्ड स्टडी की तरफ। तो थर्ड स्टडी है आज का मेथड स्टडी। तो एक बार फिर मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मेथड स्टडी सीक्स टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। यू नो वेल कि हर एक वर्क को करने के एक नहीं कई मेथड्स होते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सुटेबल वे जिससे हम अपने वर्क को पूरा कर सकें। तो ये वही स्टडी है। एंड देन आते हैं पर्पस पर इसके। मेथड स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन वन बेस्ट वे ऑफ कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। It helps in minimizing the cost of production and maximizing the quality of output and level of consumer satisfaction by deciding the sequence of operation beginning from the procurement of raw material and continue till the product is finally delivered to the consumer। तो देख सकते हैं आपने देखा इस पैराग्राफ में सारे इसके पर्पसेस दिए गए हैं कि ये हेल्प करता है मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और कैसे होता है वो आगे सारी बातें लिखी हैं। और ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को खरीदने से लेकर के कंटिन्यू टिल द प्रोडक्ट इज फाइनली डिलीवर टू द कंज्यूमर, जब तक कि वो कंज्यूमर तक डिलीवर ना हो जाए। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोसेस पर। The process of method study is carried out by taking into consideration several job-related parameters and many techniques like process chart and operational research। तो आप फिर देख रहे हो मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये क्या है, जिस तरह से टाइम स्टडी करने के लिए स्टॉप वॉच रिकमेंड किया मिस्टर F.W. टेलर ने, वैसे ही इस स्टडी को करने के लिए जिसके रिकमेंडेशन की बात हो रही है वो है प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च। एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। Taylor determines the concept of assembly line by using method study, which was successfully implemented by Ford Motor Company. Even now, the assembly line concept it is being widely used by automobile companies across the globe। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया Ford Motors का कि इन्होंने टेलर के बताए हुए इस टेक्निक को यूज करके अपने आप को काफी इंप्रूव किया। आते हैं देन एग्जाम्पल की तरफ। रेफरिंग टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू पेंट अ डेस्क नीड्स टू बी डिटरमाइंड। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल को फिर कंटिन्यू रखा है। आपका टारगेट था कि आपको 500 डेस्क को पेंट करना है, तो उसके लिए क्या मेथड आपको फॉलो करना है उसकी बात हो रही है। शुड द टॉप ऑफ डेस्क टू बी पेंटेड फर्स्ट और एट द एंड, मतलब टेबल टॉप सबसे पहले पेंट करें या सबसे बाद में करें, आपको ये सोचना है। व्हाट इफ अ डेस्क नीड्स टू बी रिपेयर्ड, क्या करेंगे आप अगर किसी टेबल को डेस्क को रिपेयर करना होगा। शुड इट बी डन बिफोर और आफ्टर पेंटिंग, पेंटिंग के पहले रिपेयर करवा लेना है कि रिपेयर करवाने के बाद पेंटिंग कराना है, आपको ये तय कर लेना है। ठीक है ना, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टडी। ठीक है, नाउ आते हैं अपने लास्ट स्टडी की तरफ। देखिए एक बार, ये आप देख रहे हैं ब्रिक्स का यूज हो रहा है, वॉल बन रहा है ना, तो ये कुछ स्टेप्स आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब इसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन स्टडी को। आइए जानते हैं क्या है इसकी मीनिंग। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। आपको किसी वर्क को पूरा करने के लिए जितने मूवमेंट्स लेने होते हैं उसकी स्टडी है मोशन स्टडी। पर्पस, to complete the job efficiently in less time by eliminating unnecessary movements of the limb of a worker। किसी वर्कर के unnecessary जो movements होते हैं वर्क को पूरा करते समय उनको eliminate करना, और आप समझ सकते हो ऐसा क्यों, so that कि टाइम हम सेव कर सके। Now प्रोसेस जानते हैं। आप देख सकते हैं प्रोसेस के नाम पर मैं आपको एक GIF दिखा रहा हूँ ये, और आप सभी जानते हैं कि ये अच्छे से क्या चीज़ है, और ये टेलर का सजेस्टेड टूल है इस स्टडी में।
द स्टडी इज डन बाय यूजिंग मोशन कैमरा, ठीक है। टेलर एस्टैब्लिश दैट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड 4 folds बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस। आप अगर इस प्रोसेस को यूज करते हैं, मेथड को यूज करते हैं, तो अपने प्रोडक्टिविटी को आप चौतरफा बढ़ा सकते हैं। टेलर का ऐसा मानना है। वी बिलीव दैट थ्रू close examination of body motions of a worker doing a typical job, it is possible to find out। अगर आप किसी वर्कर के बॉडी मूवमेंट को क्लोजली वॉच ऑन करते हैं इस मोशन कैमरा की मदद से, तो आप कुछ चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला है मोशंस विच आर प्रोडक्टिव इन नेचर। उन मोशंस को आप समझ सकते हैं जो जरूरी है उन्हें करना है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। देन मोशंस विच आर आइडेंटिकल इन नेचर। देन मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। ऐसे भी मोशंस होते हैं जो यूजलेस है, अनप्रोडक्टिव, उनको भी पता लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस या प्रोसेस। देन आते हैं हम एग्जांपल की तरफ। तो देखिए एग्जांपल क्या है। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलीबर्थ वी आर एबल टू रिड्यूस, यहां गलत लिख गया है, ठीक है, दिस विल बी वर्ड WERE। तो टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलीबर्थ were able to reduce motion in brick layering from 18 to just 5। तो टेलर ने और उनके फ्रेंड फ्रैंक गैलीबर्थ ने मिल करके अपना जो स्टडी किया रिगार्डिंग मोशन स्टडी, तो उन्होंने जो ब्रिक लेयरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको 18 स्टेप से ला करके कहाँ तक दिखा दिया, 5 तक। मतलब उनका कहना है कि आप 13 अननेसेसरी मोशंस कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 times बाय दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस को 4 बार दोहरा करके उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि देखिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।